नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आज आपको बताऊंगा कि अगर आप रेजिडेंट हैं यानी कि इंडिया में रहते हैं और कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन दोस्तों इंडिया में ना प्रॉपर्टी को लेकर होती है कि यार खरीदो बेचो, लेकिन इनकम टैक्स में इसकी क्या एप्लीकेशन है किसी व्यक्ति को नहीं पता। हर साल 2 से 2.5 लाख जो नोटिस है ना इसी टॉपिक पे आए थे कि यार आपने प्रॉपर्टी बेची है, आपने कलेक्टर कंपनी बेच दी, आपने कैश यूज कर लिया, आपने टीडीएस नहीं काटा, आपने बायर का पैन नंबर नहीं लिया, सेलर का ये नहीं करा वो नहीं करा, भला ढिंका इतने तरह के नोटिस आते हैं। हर साल 20-25 केस कम से कम दोस्तों प्रॉपर्टी के तो मैं ही कराता हूँ, जिसमें आदमी को पता ही नहीं होता। अच्छा, इसमें गलती हमारी भी नहीं है भैया, एक आम आदमी हूँ, मैं इनकम टैक्स थोड़ा पड़ा हुआ हूँ और एक प्रॉपर्टी मैंने बेची है, जिंदगी में खरीदूंगा भी एक शायद और बेचूंगा भी एक, तो क्या उसके लिए मैं सीए के पास जाऊंगा? मुझे सीए रखना पड़ेगा उसके लिए। तो दोस्तों ये सब गलतियां ना हो इसके लिए मैंने आज एक वीडियो बनाई है टीडीएस को लेके। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो उसके इनकम टैक्स में क्या क्या एप्लीकेशन है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। इसमें आज मैं बताऊंगा कि एप्लीकेबल पर्सन कौन कौन से हैं। क्या मैं हूं सचिन, अगर मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेरी एक कंपनी है उसमें कोई प्रॉपर्टी है तो क्या होगा? अगर एचयूएफ में प्रॉपर्टी है तो क्या होगा? पार्टनरशिप में है तो क्या होगा? क्या सब पे एप्लीकेबल है या किसी को एग्जम्पशन है वो बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। मेरे पास कोई एग्रीकल्चर लैंड थी 5 करोड़ की, सरकार ने मेरे से एक्वायर कर ली, उस केस में क्या होगा? क्या अमाउंट होगा? क्या 10 लाख पे लगेगा प्रॉपर्टी पे, 20 लाख पे लगेगा, सर्कल रेट पे लगेगा या जो मैंने डिसाइड करा है उस पे लगेगा? वो अमाउंट कौन सा होगा? क्या 50 लाख से ऊपर जैसे है इसका जो लिमिट है, क्या 50 लाख से ऊपर पे काटूंगा या पूरे अमाउंट पे कटेगा? दोस्तों टीडीएस रेडी टू मूव की केस में क्या होगा? यानी कि प्रॉपर्टी बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है, मैं गया 2 करोड़ रुपए दिए और मैंने प्रॉपर्टी ले ली, रजिस्ट्री करा ली, उस केस में क्या होगा? अब कंस्ट्रक्शन का केस है, उसमें टीडीएस कैसे काटूंगा? बिल्डर ने मेरे को 2 करोड़ के एग्रीमेंट साइन करा लिया एग्जांपल के लिए, 20 लाख की डिमांड इस साल आ गई, तो क्या 20 लाख रुपए में जमा कराऊंगा या नहीं कराऊंगा? अगर जमा कराऊंगा तो कैसे जमा कराऊंगा? 20 लाख में से काटूंगा या पहले जमा कराऊंगा उसका रिम्बर्समेंट लूंगा? बिल्डर क्या इसके लिए प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं और आपने प्रैक्टिकली कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। साथ बताऊंगा दोस्तों, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लोन पे लेने जा रहे हैं तो क्या उस केस में टीडीएस बैंक वाला काटेगा या मुझे ही काटना है? अगर आपने टीडीएस काट लिया है तो टीडीएस किस रेट से कटेगा? और एक फॉर्म 16B इशू करना पड़ता है, वो फॉर्म 16B इशू होगा कब, कैसे होगा, कौन करता है? साहब दोस्तों, अगर मैं सब चीजों को भूल गया, मान लीजिए आपने ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट देखी, आप सारे काम कर चुके थे, अब आप डिफॉल्टर हो गए, तो डिफॉल्टर केस में करना क्या है, उससे बचना कैसे है, और डिफॉल्टर से बचने के लिए अब मुझे इनकम टैक्स में करना क्या होगा, ये सारी वीडियो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। दोस्तों पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि किस किस पे एप्लीकेबल है, तो मैं एक बात बता दूं कि जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचे, पहली बात बता दूं दोनों इंडियन होने चाहिए। बायर की बात कर रहा हूँ, चाहे कंपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रही हो, चाहे कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद रही हो, चाहे कोई इंडिविजुअल्स हो वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, पार्टनरशिप फर्म है वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है या बेच रही है, एलएलपी ट्रस्ट, जितने भी लोग हैं किसी को भी माफ़ी नहीं है। अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मैं बताने वाला हूँ अभी कौन कौन सी कैटेगरी की हैं, उसके ऊपर वो टीडीएस काटेगा ही काटेगा, या बेच रहा है तो कटवाएगा ही कटवाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो 1% की कैटेगरी में आती हैं। जितनी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे आपका विला हो, फ्लैट हो, ज़मीन समीन मकान हो, किसी भी तरह की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, पता क्या चलता है? जब आप रजिस्ट्री कराते हो उसके पीछे लिखा होता है कि रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, क्या है, जिसके ऊपर सर्कल रेट लगता है। तो जितनी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हैं सब पे 1% का टीडीएस लगेगा और आपको 1% टैक्स काटना पड़ेगा। जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है दोस्तों उसके ऊपर भी 1% टीडीएस आता है, रेसिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी। किसी भी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, चाहे वो मॉल बना हो आपने या आपने दुकान खोल रखी हो, चाहे दुकान चला रहे हो या नहीं, कुछ भी कर लीजिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी इस दायरे में आती है। आपको उसके ऊपर 1% का टीडीएस काटना पड़ेगा अगर आप खरीद रहे हो तो। जितनी भी टाइप की लैंड है दोस्तों, आपके पास कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, आपने खरीदना है, चाहे वो रेसिडेंशियल काम के लिए करना चाह रहे हो, चाहे कमर्शियल काम के लिए, चाहे आप उस पर कोई काम करे भी ना तो भी आपके दायरे में ये आएगा ही आएगा। आपको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा, चाहे भली रखी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंड के केस में भी ये दोस्तों एप्लीकेबल है।
जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ है जो इसके दायरे में नहीं आती, वो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब भैया ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है यार, इस पर डिटेल्स क्यों नहीं करता? दोस्तों ऐसा है, जो गाँव में ज़मीनें होती है ना, जिस पे खेती बाड़ी होती है, जो सर्द में भी आती है, वो लैंड जो होती है वो एग्रीकल्चर लैंड होती है। और रूरल लिखा हुआ है, रूरल, अर्बन नहीं है। यानी कि अगर दिल्ली में यमुना नगर के किनारे कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे खेती भी होती है, वो अर्बन में आएगी, रूरल में नहीं। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बाहर रखा गया इससे, उसके ऊपर 1% टीडीएस नहीं करता, सिर्फ सहूलियत के लिए कि क्योंकि लोग किसान होते हैं, किसानों को इन चीज़ों से दूर रखा गया है। लेकिन सिर्फ रूरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और रूरल डिफाइन कैसे होता है? रूरल डिफाइन इस तरह से होता है दोस्तों, इसमें 10,000 की पॉपुलेशन से कम है और इसके आसपास पॉपुलेशन कितनी है, एरिया जो है गांव है, खेती हो रही है, ये सब चीज़ें आती हैं। आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके बारे में लिखा है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड एज पर एक्ट किसे कहते हैं। अच्छा दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदूं कितनी भी अमाउंट की, तो क्या सारे अमाउंटों पे लगेगा? ऐसा नहीं दोस्तों। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, चाहे वो लैंड हो, रेसिडेंशियल ज़मीन हो, कुछ भी हो, अगर 50 लाख है उससे ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है। अभी 50 लाख का अमाउंट कौन सा है? जिसके ऊपर दोस्तों रजिस्ट्री हो रही है। जब रजिस्ट्री होती है उसमें अमाउंट लिखा जाता है। आपकी बात 50 लाख में हुई है या 50 लाख से ऊपर हुई है, वो उसी से पता चलेगा, जो आपका एग्रीमेंट है उससे पता चलता है। अच्छा एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लीजिए 49,99,999 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसकी रजिस्ट्री होनी है। क्या टीडीएस काटना है आपने? नहीं। क्यों? 50 लाख भी नहीं है और 50 लाख से कम है, ये 50 से ज़्यादा भी नहीं है। 50 लाख का है तो कटेगा, यस। क्यों? 50 लाख और 50 लाख से ऊपर से काटना है। 50 लाख 50,000 रुपये कटेगा, यस। क्यों? क्योंकि 50 लाख और 50 लाख से ऊपर कटना था और ये 50 लाख से ऊपर है, इसलिए इस पर भी टीडीएस कटेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको 2 सीन बताए थे कि भैया टीडीएस जो है ना, मूव इन प्रॉपर्टी, यानी कि बिल्कुल रेडी टू मूव है। आज ही आप पैसे दोगे, 1 हफ्ते में रजिस्ट्री हो जाएगी और आप उसमें रहने लगोगे। उस केस में कैसे करते हैं टीडीएस का? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ढंग से समझना, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसमें समझाया है। मैंने सिचुएशन ले ली 1। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक सिंगल बायर हो सकता है, 2 बायर हो सकते हैं, सिंगल सेलर हो सकता है, 2 सेलर हो सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ यहाँ पे ले ली ताकि आपको किसी तरह की भी दिक्कत ना हो और आप गलती ना करें। मान लीजिए कि मिस्टर ए है, मैंने यहाँ लिख दिया पेयर बायर है ट्रांसफर है, यानी कि ये खरीद रहा है किससे? बी से। 2 करोड़ का है, एग्रीमेंट साइन कर लिया 1/4/21 को, भैया तेरा घर ले रहा हूँ मैं, 1/4/21 को एग्रीमेंट साइन हो गया है। अब मिस्टर ए को एज पर एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए देने हैं मिस्टर बी को। तो अब क्या करेगा दोस्तों? इसके दिमाग में सबसे पहले क्या क्या आएगा, मतलब करना क्या क्या है? इसने सिर्फ अभी डिस्कशन करा है कि भैया मिस्टर ए ने कि भैया मुझे तेरा मकान पसंद आ गया है, 2 करोड़ में कर लेते हैं, ये एग्रीमेंट साइन हो गया, बात खत्म। अभी पैसा नहीं दिया कुछ भी। अब देखिए क्या क्या करना है इसको। मिस्टर ए क्या करेगा दोस्तों? टीडीएस काटेगा 1%, यानी कि 2 करोड़ का 2 लाख टीडीएस काटेगा और 1,98,00,000 सीधा मिस्टर बी को देगा उसके अकाउंट के अंदर। और साथ में एक टीडीएस सर्टिफिकेट देगा 2 लाख का, यानी कि टीडीएस सर्टिफिकेट जो होता है वो फॉर्म 16 भी होता है। ये कौन देगा दोस्तों? मिस्टर ए, क्योंकि टैक्स इसने काटा है, पेमेंट इसने करनी है। तो इस तरीके से जो मिस्टर बी है, इसके बाद 2 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। 1,98,00,000 तो ये रहा, 2 लाख का टीडीएस सर्टिफिकेट, तो 2 करोड़ इस तरह पूरे होंगे। और क्या करेगा? 1% काट तो लिया मिस्टर ए ने, अब क्या करेगा? ऑनलाइन फॉर्म भरेगा 26QB ऑनलाइन फॉर्म, और 2 लाख का टीडीएस पे कर देगा। किसके लिए? मिस्टर बी के लिए। इसमें इनका दोस्तों दोनों का नाम है, प्रॉपर्टी की डिटेल है, एड्रेस है और काफ़ी चीज़ें, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जाता है, जिससे ये अपलोड होता है। उसके बाद क्या होगा? सबमिट कर देगा। मिस्टर एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, एक ट्रेस की साइट है उस पर रजिस्टर करता है, और फॉर्म 16 भी इशू करना पड़ता है 30 दिन के अंदर। यानी कि इस डेट में मेरा केस अप्रैल का था, तो 30 मई को सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। भाई सर्टिफिकेट को इशू करेगा, इसकी क्या ज़रूरत है? तो दोनों ध्यान रखना, जो मिस्टर ए है वो भी और मिस्टर बी है वो भी। भैया टैक्स जमा हो गया है, सही जमा हुआ, गलत जमा हुआ है या नहीं, उसके लिए कुछ प्रूफ तो लोगे नहीं लोगे, तो उससे फॉर्म 16 भी मांग लेना जो मिस्टर बी है। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक रही है तो बोल देना भैया कि मुझे 30 दिन के अंदर फॉर्म 16 भी चाहिए, साथ में उससे चालान ले लेना जो जमा कराया है, कि प्रूफ कन्फर्म हो जाए कि जमा हुआ है नहीं हुआ है। वैसे दोस्तों जो रजिस्ट्री होती है ना, रजिस्टर मांगता है, इसका चालान वालान देखता है, पर फिर भी कई बार वो इग्नोर कर देते हैं। तो आप कम से कम अपने पार्ट पे ध्यान रखें कि भैया 2 लाख मेरा जमा हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक से पैन नंबर ठीक डाला नहीं डाला है। तो उन चीज़ों में ये डॉक्यूमेंट्स मांग जरूर लें। पहला केस तो दूसरा था, एक ही लोग थे और यहाँ खरीदने वाला भी एक था, बेचने वाला भी एक था, दोनों एक एक थे। यहाँ पे क्या है? खरीदने वाला एक है, बेचने वाले 2 हैं। भैया पहले प्यार होगा, ज्वाइन में प्रॉपर्टी ले ली होगी, अब उन्होंने कहा भैया बड़ा घर लेना है, इसको बेच दो। तो
अब क्या करेगा ये, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो लोग हैं। देखिए सेम मैंने रखी वैल्यू, मिस्टर ए है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो लोग हो गए, मिस्टर बी एंड मिसिस सी। 2 करोड़ की वैल्यू है और 1 4 21 का ही एग्रीमेंट है। अब क्या होगा, कायदे से मिस्टर ए को 1 करोड़ देना है इसको और 1 करोड़ देना है इसको। अगर इसको 1 करोड़ नहीं मिला ना तो इसकी पिटाई पड़ेगी, डांट पड़ेगी इसकी। तो भैया दोनों को 1 करोड़ दे देना मिस्टर ए जी, झगड़ा मत कराना दोनों में। अब कहना क्या है, 1 करोड़ इसका, 1 करोड़ इसका, 2 करोड़। अब होगा क्या, 1% टीडीएस कटेगा इसका 1 लाख और 1% कटेगा टीडीएस इसका 1 लाख। 99 लाख इसको देंगे, 99 लाख इसको देंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे। सेम वही टीडीएस सर्टिफिकेट 1 लाख का इसको मिलेगा, 1 लाख का इसको मिलेगा। अकाउंट के अंदर 99 लाख हो जाएंगे। इस तरह 2 करोड़ पूरा होगा। 90% लोग गलती करते हैं, 90%, बल्कि 90 से ज़्यादा परसेंट। मिस्टर ए क्या करेगा, पूरी पेमेंट मिस्टर बी को कर देगा, या पूरी पेमेंट इसको कर देगा, या इसको थोड़ी कर देगा, थोड़ी इसको कर देगा। दोस्तों पेमेंट भी जितनी बात हुई है, अगर 2 लोग हैं 50-50% शेयर हैं तो पेमेंट भी 50-50 करिए ना। और 2 फॉर्म भरोगे आप इस केस में। एक फॉर्म तो भरोगे मिस्टर ए का मिस्टर बी के साथ, और एक फॉर्म मिस्टर ए भरेगा मिस्टर सी के साथ, मिसिस सी के साथ। तो इस तरीके से फॉर्म 2 भरे जाएंगे, क्योंकि 26A इसमें भी 2 फॉर्म भरे जाएंगे। और जब ये अपनी आईटीआर भरेंगे ना तो ये दिखाएंगे कि भैया 1 करोड़ का शेयर मेरा था, 1 करोड़ का शेयर मेरा था। बहुत लोग गलती करते हैं और इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी करे जा रहे हैं। मतलब एग्रीमेंट में नाम कुछ और है, रजिस्ट्री में कुछ और, पेमेंट किसी और तरीके से, टीडीएस किसी और तरीके से। बिल्कुल भी सिस्टमेटिक तरीके से लोग नहीं करते हैं। 90% लोग, मैंने लिख ही दिया है, सर्टिफिकेट मिलेगा दोनों को 1-1 लाख रुपए का। अब सिचुएशन 3, और इस सिचुएशन के अलावा दोस्तों कोई सिचुएशन नहीं है। मिस्टर बी एंड मिसिस सी, इसने बोला यार रेंट पे रहते हुए बहुत टाइम हो गया, अब घर तो दिला दे, लॉकडाउन चल रहा है, सस्ता है, दिला दे। उसने कहा अच्छा भैया दिलाता हूँ। इसने पसंद आई प्रॉपर्टी, उसमें भी ज्वाइंट थे। अब यहाँ क्या होगा, ज्वाइंट में खरीदना है और ज्वाइंट में ही बेचने वाला भी है। इस केस में क्या करेंगे अब हम, देखिए 50% ये चाहता है शेयर होल्डिंग, 50% मैडम चाहती है शेयर होल्डिंग, 50% यहाँ पे शेयर होल्डर इनकी है, 50% ये मालिक हैं। तो कायदे से 2 करोड़ का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, 1 करोड़ इसको देना चाहिए और 1 करोड़ इसको देना चाहिए। एक फॉर्म मिस्टर बी भरेगा मिस्टर डी के नाम से, और एक फॉर्म मिसिस सी भरेंगी मिसिस ई के नाम से। 2 फॉर्म भरे जाएंगे और दोनों को पेमेंट होगी 1 लाख का टीडीएस इसका, 1 लाख का इसका। 99 लाख ये देना चाहिए और 90 लाख इसको देना चाहिए। दोस्तों मैं मान लेता हूँ आपके पास पेमेंट है, कमाने वाला मान लीजिए मिस्टर बी है, मिसिस सी के नाम पे तो कर रहा है, डर के मारे बेचारा क्या कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत है। अब पेमेंट सारी मिस्टर बी के अकाउंट में है, तो मिस्टर बी भी 1 लाख इसको दे सकता है, 1 लाख इसको दे सकता है, लेकिन टीडीएस ऐसी काटी है। ये आपके इंटरनल एडजस्टमेंट है, पर टीडीएस आपको मिस्टर बी के नाम से करना चाहिए 1% और मिसिस सी के नाम से 2 फॉर्म बनने चाहिए। वो सब कुछ सेम रहेगा, 1% काटना है, फॉर्म 16 भी इशू करना है, दोनों को इशू होगा, ये सब चीज़ें सेम रहेंगी। दोस्तों रेडी टू मूव तो समझ लिया आपने, भैया हैंड ऑन रजिस्ट्री कराई, 1 टाइम पेमेंट भी खत्म। अच्छा कंस्ट्रक्शन के केस में क्या करेंगे यार, कंस्ट्रक्शन का समझाता हूँ मैं आपको। दोस्तों कंस्ट्रक्शन में मैंने मान लिया मिस्टर ए है, सेम आदमी, बड़ा अमीर लग रहा है मेरे को, हर चीज़ खरीदे जा रहा है, हर जगह आ रहा है खरीदने के लिए। मिस्टर बी एक बिल्डर है, वो कह रहा है कि भाई 2 करोड़ का घर लेना चाहता हूँ मैं, 1/4/21 को एग्रीमेंट साइन कर दिया। ये ले भैया तेरा एक विला तैयार हो गया 2 करोड़ का। अच्छा जी, मिस्टर ए ने पूछा पेमेंट कैसे करनी है तो बता दो। उसने कहा हाँ, पहले बुकिंग कराते वक्त 1/4 को मुझे दे दो 20 लाख रुपए, साथ में जीएसटी लूँगा। 30 दिन के अंदर मुझे 50 लाख रुपए दे दियो। जब मैं 10वां फ्लोर बनाऊँगा ना प्रोजेक्ट का, तो मुझे 50 लाख और दियो। जब मैं ऑफ़र करूँगा पोसेशन का, भगवान ही जाने मिलता है नहीं मिलता है, मेरे को तो मिला नहीं, 2 जगह लिया था मैंने। टोटल 2 करोड़ इस तरह बैठेगा, 80 लाख ही मिला के लास्ट इंस्टॉलमेंट 2 करोड़ ऐसे बैठेगा, प्लस जीएसटी अलग। अब इस केस में टीडीएस कैसे काटोगे दोस्तों आप, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये 2 करोड़ की वैल्यू है, यानी कि 50 लाख से ऊपर है तो टीडीएस आ रहा है। और इस साल में देखिए मान लीजिए सिर्फ एक डिमांड आती 20 लाख की, तो भी दोस्तों आपको टीडीएस काटना पड़ता, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ना ये 2 करोड़ टोटल 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख को 50 लाख से ऊपर। बहुत लोग गलती करते हैं, कहते हैं यार 2 करोड़ की तो है, लेकिन मैंने एक साल में सिर्फ 20 लाख रुपये दिया। यहाँ तो मैंने लिख दिया है एक साल में आपका दोस्त वो ज़्यादा हो गया है 50 रुपये। मान लीजिए सिर्फ एक ही डिमांड नोट 20 लाख का आता तो क्या करते, साल में पार नहीं हुआ। दोस्तों ऐसा नहीं है, वैल्यू दिखाती ये वाली। अगर ये वैल्यू आपकी 50 लाख और उससे ऊपर है तो आप जब भी पैसा दें, चाहे इसे 2-2 हज़ार रुपये दें, तब भी आपको काटना पड़ेगा। अब कटेगा कैसे, यहाँ 20 लाख दिया, साथ में जीएसटी लग कराया, आपको 20,000 अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा। उसे जमा करा के कैश भेजिए, 26Q भरिए, फॉर्म 16 भी जनरेट कीजिए। जब वो आ जाए मिस्टर बी को दीजिए, मिस्टर बी 20,000 रुपये आपके वापस कर देगा। अरे भाई ऐसा क्यों, 20 लाख ये दूँ, 20,000 रुपये अलग से जमा कराऊँ अपनी जेब से। हाँ दोस्तों आपको जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर क्या कहते हैं, भैया 20 लाख मांगा, पूरा 20 लाख दो, मैच करना है हमें,
जीएसटी पे नहीं करता, ध्यान रखना, किसी भी तरह के टैक्स पे टीडीएस नहीं करता, सिर्फ इसके ऊपर करता है जो अमाउंट है। तो आप जमा करके इससे रिम्बर्समेंट ले लीजिए। जितने भी बिल्डर हैं मैं जानता हूँ ये सिस्टम करते हैं। आप पर्सनली जानते हैं, आपके लिंक अच्छे हैं, मोटी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है आप काट के भी उसको दे दे तो वो मान जाए। तो इससे करते हैं, डेट मैंने लिखी दी है कब जमा करना है और फॉर्म 16 कब इशू करना है एग्जाम्पल के लिए। ऐसे ही दोस्तों 50 लाख में होगा, जब अगली बार करेगा 50 लाख काटेगा फिर रिम्बर्समेंट लेगा। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, यहाँ मैंने 20 लाख लिख तो दिया इकट्ठा, लेकिन जब आपको डिमांड नोट आता है ना दोस्तों, उसके अंदर पार्किंग चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, खाने का, पीने का, मरने का, खून चूसने का, सब पैसे लेता है बिल्डर। तो सब पे कटेगा, चाहे कुछ भी लिख के दे दे वो, बस टैक्स माफ़ रहेगा। बाकी किसी तरह का बिल्डर कोई भी चार्ज लेगा सब पे काटना आपने। मान लीजिए पोसेशन पे पार्किंग का आ गया, अलग से आ गया, पीएलसी का अलग से आ गया, या आपने पावर बैकअप बढ़ाया उसका अलग से आ गया, तो सब पे करता है। कंस्ट्रक्शन केस में ऐसा होता है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ ध्यान रखना, 99% लोग गलती करते हैं, साल के 50 लाख की लिमिट देखते हैं। साल की देखनी, आपकी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है उसको देखना होता है हमेशा। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या उससे ऊपर है तो चाहे आप साल में 1 लाख रुपए दें, क्योंकि दोस्तों ये तो 5 साल में बनेगा। यहाँ तो मैंने शॉर्टकट के लिए बना दिया 2 साल में, ये कम से कम 10 साल लगा देगा, 10 साल तक पैसा मांगेगा। तो आप क्या करोगे भैया, तो आपको काटना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और लोन पे ले रहा हूँ तो क्या होगा, उसमें टीडीएस कौन काटेगा, बैंक वाला काटेगा क्या? बिल्कुल नहीं, आपको काटना है। कैसे, समझाता हूँ। प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ की किसी की, मान लीजिए भैया बैंक से लोन ले रहा हूँ 70 लाख रुपए का, 30 लाख मैं अपने पास से दूंगा। आप क्या करोगे, 1%, 1 करोड़ का ये जो वैल्यू है इसका 1% टीडीएस जमा कराओगे, और सेलर को जो पेमेंट करोगे वो 29 लाख की करोगे। तो देखिए 70, 71 और 29 मिला के 1 करोड़ बन गया। ऐसा नहीं है आप 30 लाख की सोच रहे हो मुझे 30 लाख करनी है, 70 लाख बैंक दे रहा है, 30 लाख है, 30 लाख का 1% जमा कराऊंगा भैया, बाकी तो बैंक की जिम्मेदारी थी। बोल दूंगा मैं तो इनकम टैक्स को कि भैया बैंक वाली जिम्मेदारी थी। ना ना ना, जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों, जो पेमेंट कर रहा है। अगर आप 30 लाख आपको देना है ना, तो आपको 30 लाख में से 1 लाख का टीडीएस जमा करना पड़ेगा और 29 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह होता है लोन के केस में, तो ध्यान रखिएगा। बहुत लोग गलती करते हैं, मेरे पास बहुत क्लाइंट कहते हैं कि यार लोन वाला दे रहा है ना, मुझे क्या पता था, लोन वाले ने क्यों नहीं काटा, लोन वाले की जिम्मेदारी है। और ज़्यादातर अब तो दोस्तों ये हो गया है कि लोन वाला डिसबर्स तभी करता है जब आपका ये 1 लाख रुपये देख लेगा, तो वो आपसे कंप्लेंस करा लेगा, फिर भी वो भूल जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप गलती मत कीजिएगा कम से कम। और हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक्सपर्ट सी सचिन की एडवाइस। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल काम करके हमको आता है ना, वो जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो आपको आ नहीं सकता, किसी को भी नहीं आ सकता। गूगल पे सर्च मारते लोग, यूट्यूब पे देखते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, कुछ नहीं पता होता और अपलोड करने में लगे पड़े, वीडियो अपलोड करने में, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बता दूँ कि टीडीएस जो है ना दोस्तों, आपको बताया मैंने भी, आप पेमेंट कर रहे हैं, लोग सोचते हैं पैसा दूंगा तो टीडीएस काटना है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हैं, भैया आपने कहा यार तेरा सुंदर बड़ा विला है यार, मेरा घर ले ले, अपना विला दे दे, उसने कहा हाँ कर ले, इस केस में भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अब भैया पैसा दे नहीं रहा मैं, तो टीडीएस काटूंगा कैसे और जमा कैसे कराऊंगा यार, बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों ये तो प्रैक्टिकली हम कराते हैं, आपको बताता हूँ मैं कैसे। जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं दोनों घरों की, उसकी एक सर्कल वैल्यू होती है, उस सर्कल वैल्यू के हिसाब से आप टीडीएस जमा कराओगे और दूसरी पार्टी से उसका डिम्बर्समेंट ले लोगे। भाई मान लीजिए 1 करोड़ मेरी वैल्यू आई घर की, उसकी वैल्यू आई 1.5 करोड़ रुपया बाई चांस, तो 1.5 करोड़ का घर मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 1.5 लाख जमा कराऊंगा और उससे 1.5 लाख की रिम्बर्समेंट ले लूँगा और उससे सर्टिफिकेट इशू कर दूँगा। अब आप कहेंगे फ़ायदा ही क्या हुआ यार, 1.5 लाख जमा करा दो, उससे रिम्बर्समेंट ले लिया। दोस्तों जब यहाँ पे पेमेंट टर्म नहीं है, आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो इस केस में आपको ऐसे करना पड़ेगा। एक चीज़ और दोस्तों, जब फैमिली अरेंजमेंट्स होते हैं, यानी कि किसी फादर ने अपने बेटे को गिफ्ट डीड करी या अपनी बेटी को कुछ ज़मीन दी, कुछ भी करा जो फैमिली रिलेशन की वजह से या उसको इनहेरिटेंस की वजह से आया, भाई किसी का फादर था, उसकी डेथ हो गई, अब उसके बेटे को ज़मीन मिल गई, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। 1% जो रेट है दोस्तों, वो सेल प्राइस पे लगता है, ध्यान रखना। इसके अंदर किसी तरह का भी टैक्स इंक्लूड नहीं है। जो बिल्डर चार्ज करते हैं ना, जीएसटी हो गया, कोई भी टैक्स है किसी तरह का भी, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का कुछ भी, सिर्फ सेल कंसीडरेशन पे लगेगा। ये आपको बता चुका हूँ कि बिल्डर जो भी आपसे चार्ज ले सब पे करता है, सब पे, किसी भी नाम से ले, कुछ भी नाम लिख दे। दोस्तों जब भी ट्रांजैक्शन करो ना किसी से, तो उससे बात करना, भैया तेरे पास पैन है या नहीं है, पैन होना जरूरी है। अगर पैन नहीं हुआ ना 20% टैक्स कटेगा, यानी कि यहाँ पे 2 करोड़ के ऊपर 20%, 40 लाख रुपए है। आंखें बाहर आ जाएंगी उस बंदे की। तो पूछ लेना भैया तेरे पास पैन है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसका अप्लाई करवा देना। 5 मिनट के अंदर पैन आजकल आ जाते हैं, 5 मिनट में, मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट छठा,
ज़्यादातर मेरे से जो कस्टमर है ना, मेरे क्लाइंट है, ये पूछते हैं सर मैंने प्रॉपर्टी ली थी 1 करोड़ की, आज बिक रही है वो 60 लाख रुपए की, पार्टी टीडीएस काट रही है, मेरे तो नुकसान है, क्यों काट रही है? भैया तेरा नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो कुछ भी हो, टीडीएस काटना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आप ये मत कहना, आपसे बहुत लोग कहेंगे कि सर मेरा नुकसान हो रहा है, टीडीएस काट रहा हूँ, मैं तो फिर ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहा। भैया नहीं कर रहा तो ना करे, लेकिन टीडीएस कटेगा। अब लॉस के केस में क्या होगा दोस्तों, जब आईटीआर फाइल करेगा तो उसका रिफंड ले लेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर लॉस भी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, इक्वल पॉइंट है, कुछ भी है, आपको 1% टीडीएस काटना है। बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, बहुत लोग। 7वां पॉइंट, इसमें भी लोग बहुत गलती करते हैं, गूगल पे पढ़ लेंगे 50 लाख तक माफ़ है, बन जाते हैं ना गूगल बाबा अपने आप लोगों को, इंटेलिजेंट बनते हैं, सीए बनने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं 50 लाख माफ़ कर लेते हैं, और कोई वैल्यू 75 लाख की है, 50 लाख माइनस करके 25 लाख पे कटवा लेंगे। अरे भाई पूरे पे करता है। 50 लाख माफ़ का मतलब ये है कि अगर 50 लाख से कम की प्रॉपर्टी उस पर नहीं कटना, लेकिन अगर बढ़ गया, अगर 50 लाख 50,000 हो गया जो मैंने शुरुआत में बताया था, तो 50 लाख 50,000 पे कटेगा, पूरे का 1%। ऐसा नहीं है कि भैया 50 लाख 50,000 में से 50 लाख हटा दूँ और 50,000 पे काट लूँ, पूरे पे कटना है। 50 लाख की जो लिमिट बता रहा हूँ दोस्तों मैं, 50 लाख और उससे ऊपर, वो पर प्रॉपर्टी के हिसाब से, पूरे साल का नहीं है। आप सोचो यार, पूरे साल की लिमिट है 50 लाख की, बेचता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, पर प्रॉपर्टी पर है। अगर साल में 3 बेच दी 50-50 लाख की, तीनों पे कटेगा। और दोस्तों इसकी पेमेंट जो है टीडीएस की, वो ऑनलाइन होती है, मैनुअल नहीं होती। 1.5% इंटरेस्ट है, अगर टीडीएस काट के जमा नहीं कराया तो टाइम पे जमा कर देना, अगले महीने की 7 तारीख को। 1% रेट जो है ना फिक्स है दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाई थी एनआरआई केस में, उसमें आपको लोअर सर्टिफिकेट मिल जाता है, इसमें नहीं मिलेगा। 1% है तो 1% काटना पड़ेगा। कोई कहे यार मुझे नुकसान हो रहा है, मैं रिफंड कर लूँगा, मान लीजिए 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है कोई और उस पर 1% कटना है, तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अगर उसको लॉस हो रहा होगा ना, तब भी उसका काटना पड़ेगा 1%, उसको लोअर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर नहीं काटा तो क्या होगा दोस्तों? अगर नहीं काटा ना, 1% टीडीएस अपनी जेब से जमा करना पड़ेगा, पेनल्टी के साथ और इंटरेस्ट के साथ। अब होगा क्या इसमें, आप तो सारी पेमेंट कर चुके हो पार्टी को, बहुत के साथ है मेरे पास, पूरी पेमेंट कर दी, पता ही नहीं था भैया, ना तो वापस करेगा, कुछ नहीं करेगा, अपनी जेब से जमा करना पड़ेगा। तो वीडियो देख लिए तो समझदार हो जाना। 13वां पॉइंट सबसे ज़्यादा मुझे इस पर ऐसी आती है, जब लोग कहते हैं सर मेरे पास 10 नंबर नहीं था तो मैं काटता कैसे। दोस्तों ये वाला 10 नंबर से जमा नहीं होता, आपको 10 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैन चाहिए। जितनी भी पार्टी हैं जो सेल कर रही हैं और जो बेच रही हैं, दोनों बायर एंड सेलर, दोनों का पैन नंबर होना ज़रूरी है। अच्छा, जब आप कर लेंगे तो 26Q भी भरेंगे, उसके 10 दिन बाद आईडी बनाइएगा। बहुत लोग परेशान होते हैं, सर मैं टैक्स जमा करा दिया, मेरी आईडी नहीं बन रही, पार्टी फॉर्म 16 मांग रही है, परेशान कर रही है, अभी दो 2 दिन में दो, मैं रजिस्ट्री नहीं कराऊंगे। भैया ध्यान रखना, 10 दिन का टाइम लगता है, तो रजिस्ट्री से 15 दिन पहले सारे काम कर लेना। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। बाद में परेशानी होती है, सेलर आपको परेशान करेगा, धमकी देगा कि आपने मेरा टैक्स जमा नहीं कराया, फॉर्म 16 भी दे नहीं रहे। मेरे साथ भी ऐसी होता है, लोग इतना परेशान कर देते हैं कि सर मेरी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, आप फॉर्म 16 भी दे क्यों नहीं पा रहे, टैक्स तो जमा हो गया है। टाइम लगता है उसको अपडेट होने में, तो ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्री से 15 दिन पहले ये सारे काम करा लेना। 1% टीडीएस काटना। अच्छा, काटना कब है भैया? सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्यों भाई? मेरा एग्रीमेंट साइन हो गया 1 अप्रैल को, 3 महीने का टाइम मिलता है अभी, जनरली 3 महीने में करूँगा। अभी मैंने बयाना दे दिया 1 लाख रुपये, अब 1 लाख रुपये दे दिया, जब दूंगा 3 महीने में काटूंगा मैं, तो मेरी रजिस्ट्री भी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जिस दिन आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया है और बयाना दे दिया है, उसी महीने में आपका टैक्स ड्यू आता है। आपने 1 लाख का बयाना दिया है और 2 करोड़ की वैल्यू थी, तो 2 लाख का टीडीएस भी आपको उसी महीने काट के जमा कराना है। हालांकि अगले महीने की तारीख होती है उसकी 7 तारीख तक। तो अगर आपने अप्रैल में एग्रीमेंट कर दिया है, तो अब आपको अप्रैल के अगले महीने मई 7 मई को 1 लाख जमा करना है, पेमेंट चाहे करो या ना करो। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है दोस्तों कि भैया मैंने 1 लाख तो कर दिया है, अब मान लो मैंने 2 लाख का टीडीएस जमा कर दिया और डील कैंसिल हो गई तो क्या है? तो दोस्तों आपको फिर रिफंड लेना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, लेकिन इस केस में ऐसी होगा, वरना आपको इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। आपको लगता है भैया ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो करूँगा नहीं, मेरा पैसा डूब जाएगा 2 लाख, तो दोस्तों लेट जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विथ इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई गलती हो गई इस फॉर्म को भरते वक्त 26Q को, तो आप ठीक कर लीजिए। पर दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो कंप्लायंस है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराइए, जो प्रैक्टिकली इस काम को करता है। आसान है, मैं मानता हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इनकम टैक्स की कॉम्प्लिकेशन होती है। कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना आए तो 5,000 10,000 रुपये खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, तो आपको मेरे हिसाब से इसको खर्च कर देने चाहिए। यहाँ पे ये पीपीटी दोस्तों खत्म होती है। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने जितने भी पॉइंट यहाँ बताए थे और आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन इस समय दौड़ रहे होंगे ना प्रॉपर्टी को लेके, वो सारे इनकम टैक्स को लेके एटलीस्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप तसल्ली से अपना टीडीएस की कंप्लायंस प्रॉपर्टी के केस में रेसिडेंट अगर हो तो आप पूरी कर सकते हो।
एनआरआई को लेकर दोस्तों मैंने वीडियो अलग से बनाए रखी ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है और साथ में आई बटन दबा के भी चेक कर सकते हैं कि अगर एनआरआई का केस है तो उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि उसमें प्रोविजन बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल इससे इसका कोई भी लिंक नहीं है। अगर एनआरआई है तो, अगर एनआरआई है तो उसमें से एक भी प्रोविजन उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, ये प्रॉपर्टीज का है, ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कि प्रॉपर्टीज केस में उस केस में भी सेम होती है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर 2 से 3 लाख हर साल इसके नोटिस आते हैं और बेचारे को बहुत इग्नोरेंस होती है, लोगों को पता ही नहीं होता। तो कम से कम बेचारे इनकम टैक्स के नोटिस से बच जाएं, डिफॉल्ट होने से बच जाएं और उनके ऊपर किसी तरह का लीगल एक्शन ना हो। तो दोस्तों अगर साथ में आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको इनकम टैक्स के नोटिस से बचाए, आपके पैसे बचाए, आपका समय बचाए, मैं अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।